Hello and welcome to the first topic of today, that is paper English, that is 104, The Wasteland, written by T.S. Eliot. So in this we will explore the ideas and the vision of T.S. Eliot, that what he has thought of that this world would be. And after the Second World War, the people started running after the materialistic things, so he tried to give a vision to the future, to the new upcoming generations, that they would be living in the world which is full of narcissism and the ways that the people will leave the humanity within the minutes. So let's get started. We will start from the background and the life about T.S. Eliot, that how a person he was. So T.S. Eliot was born in 1888 to 1965. He was an American-born British poet, playwright, and a critic. He's known for his influential works that shaped modernist literature. टी.एस. एलियट जो है 1888 में पैदा हुए और वो अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे, नाटककार थे और क्रिटिक थे, आलोचक थे। तो उनके जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहे, उन्होंने मॉडर्निस्ट लिटरेचर को जो है जो एक शेप दी, एक आकार दिया, और जो हम पेपर पढ़ रहे हैं इससे भी मॉडर्न लिटरेचर कहा जाता है। सो ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड, द स्कॉनबॉर्न एंड ऑक्सफोर्ड। 1927 he became a British citizen. He received the Nobel Prize Literature in 1948 for contributions to the poetry. जो भी उन्होंने लिखा, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ के विचार हैं, जो भी यहाँ की संस्कृति है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो जब हम एलियट के स्टाइल और उसकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो ये कहा जाता है that Eliot's poetry is characterized by its use of fragmentation, symbolism and literary allusions. टी.एस. एलियट ने हमेशा कोशिश करी है बताने की कि किस तरीके से कोई भी जो कविता होती है वो टुकड़ों में कैसे बंटती है। जैसे कि वेस्टलैंड ये भी 4 टुकड़ों में बटी हुई है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सिंबोलिज्म, हम कितने सिंबल्स का, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो इमेजिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कविता को लिखने के लिए। सो ही एम्फसाइज्ड इम्पर्सनल पोएट्री, बिलीविंग पर्सनल इमोशंस should be objectified through artistic symbols. उन्होंने कहा कि जो भी कविताएं, जो आप इम्पर्सनल पोएट्रीज जो आप करते हैं, उसका जरूरत हो जाती है कि उन्होंने ये बताया कि जो आपकी पोएट्री है वो इम्पर्सनल है, आप किसी व्यक्ति को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं, आप जो सोचते हैं, वही आप एक आर्टिस्टिक सिंबल्स के थ्रू आपने कविताओं को बताने की कोशिश करी है। सो इस आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिंबॉलिक इमेजरी एंड सेटिंग की उन्होंने इस तरीके से एक प्लॉटिंग जो है वो बताई। उन्होंने एक ढांचा तैयार किया जिससे वो समझा सकें कि एक्चुअल में जो है वेस्टलैंड, यानी कि एक ऐसा जमीन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है उसको हम वेस्टलैंड क्यों कहते हैं, उन्होंने उसे बताने की कोशिश करी है थ्रू सिंबल्स एंड इमोशंस। In this, as we see, the overview of the Wasteland is that it was published in 1922. Wasteland is a landmark modernist poem. हम इसको एक landmark modernist poem कहते हैं। मॉडर्न कल्चर को जो डिफाइन करती है, जो दिखाती है, रिफ्लेक्टिंग द पोस्ट वॉर डिसइल्यूशनमेंट, कि युद्ध के बाद की जो स्थिति होती है, यानी कि डिसइल्यूशनमेंट की लोग समझ नहीं पाते क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है डबल स्टैंडर्ड्स में बिलीव भी करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम अक्सर मानवता की बात करते हैं, लेकिन ये मानवता जो है वो वर्ल्ड वॉर के समय दिखाई नहीं दी थी, और उसके बाद जो इतना भी मैसेकर हुआ, जितना भी मारकाट हुई, उससे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, दिस इज ऑल शोन इन द वेस्टलैंड। सो दिस पोएम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है, क्योंकि इमोशंस हैं तो एक के ऊपर एक चीजें जो है वो यहाँ पर बताई जाती हैं। इनकॉर्पोरेटिंग माइथोलॉजी है, भगवान के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, धर्म के बारे में बात करी गई है, और वेरियस लैंग्वेजेस में भी इसे बताया गया है। सो इट इज वेरी वाइडली इंटरप्रेटेड एंड अ कल्चरल डायग्नोसिस ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंड, यानी कि जो मॉडर्न वेस्टर्न जो कल्चर होती है उसमें कहाँ पर आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक तौर पर इसे डायग्नोस किया जाता है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन, व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द वैल्यूज, द पीपल दे गेट ऑफनली डायग्नोज, वो सिंथेसाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, छानते हैं कि क्या चीजें जो कही जाती हैं क्या वो अक्सर होती हैं या नहीं होती हैं। सो द नेक्स्ट इज समथिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम जो है वो 5 भागों में जो है उसे बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, एंड एवरी सेक्शन elaborates and explores the various visions of T.S. Eliot. तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस,
द फायर sermon, डेथ बाय वाटर, एंड व्हाट इज द थंडर सेट, कि आपका जो कंक्लूजन है वो हमें पांचवी पोएम से पता लगता है. सो दिस सेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल थीम एंड द पोटेंशियल रिन्यूअल, कि आपको जो कविता है आप उसको कैसे समझ सकते हैं, आप उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो द थीम एंड द कंटेक्स्ट, यहाँ का जो मेजर जो थीम है, यू शुड नोट डाउन कि कभी भी हमें जब किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं, वेन एवर वी सी एंड वेन एवर वी रीड आउट एनी पोएम, वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थीम एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, कि कविता में एक्चुअली में क्या कहा गया है. सो द थीम्स आर लाइक स्पिरिचुअल बैरनेस, आध्यात्मिकता के तौर पर वहां पर जो है वो बंजर जमीन है. डिसइल्यूजनमेंट है, पीपल आर नॉट फोकस्ड, लोग आसानी से अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे. डेथ है, रीबर्थ है, एंड द सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, एक्चुअली समथिंग, द बेसिक थीम इज दैट द सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का असली ध्येय क्या है, व्हाट इज एक्चुअल एम एंड द गोल. सो द पोएम क्रिटिसाइज द एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ये पूरी की पूरी कविता ये बताती है, ये खालीपन, खोखलापन दिखाती है आज के आधुनिक संसार का, एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से लोगों की जो बातचीत है वो आपस में बंद हो गई है, किस तरीके से लोगों के अंदर एक द्वंद चल रहा है, किस तरीके से लोग एक दूसरे पर शक बहुत ज्यादा ना जताते हैं. सो इट ड्रॉज ऑन हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट टू अंडरस्कोर द मैसेजेस. हमें इसके बारे में हिस्टोरिकल रूप से पढ़ना पड़ेगा, माइथोलॉजी की हमें भगवान का जो है वो किरदार कहाँ समझ में आता है. सी वी वुड बी नोइंग अबाउट द all religious patterns of life. So wasteland of king Oedipus, सबसे पहला जो wasteland है वो है king Oedipus का. king Oedipus unknowingly kills his father, वो उसको नहीं पता होता, और वो अपने पिता की ही मृत्यु कर देता है, and marries his mother, और उसकी अपनी माँ से ही शादी कर लेता है, bringing a curse upon Thebes, और थीब्स जो है जहाँ पर वो रहता है, इस तरीके से भगवान का जो एक क्रोध जो है वो वहां पर श्राप जो है वो वहां पर मौजूद हो जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्टलैंड ऑफ द किंग ईडीपस. आप ध्यान रखिए कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओडीपस नहीं होगा, दैट इज ईडीपस. ओके, सो हिज लैंड बिकम्स बैरन. अगर हमारे साथ कुछ हम पाप करते हैं, श्राप हमें मिलता है, तो जमीन बंजर हो गई. सिंबलाइजिंग, उससे ये बताया जाता है कि किस तरीके से समाज में नैतिक पतन जो है वो हुआ है, कि एक बच्चे ने अपनी ही माँ के साथ शादी करी जबकि उसको ये चीज पता नहीं थी. सो दिस मिथ, ये भी एक भ्रांति है जो एग्जेम्पलीफाई करती है, दैट शोज हाउ पर्सनल सिंस, कि आपके अपने जो पाप है वो किस तरीके से सभी लोगों के लिए कलेक्टिव सफरिंग के रूप में बाहर आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द फिशर किंग वेस्टलैंड. दूसरा जो वेस्टलैंड है वो है किंग फिशर का. मिथिक किंग है, ये भी एक भ्रांति, एक राजा जो है वो बनाया गया है जिसको चोट लगी है, लीडिंग टू द इनफर्टिलिटी ऑफ हिज लैंड, जिसकी जमीन बंजर हो गई उसके अपने कामों से. सो दिस पोएम ड्रॉज फ्रॉम द ग्रेल लेजेंड. ओके, ये जो कविता है वो बताती है ग्रेल लेजेंड के, जिसमें सिंबलाइज किया जाता है एक ब्रोकन वर्ल्ड को, कि किस तरीके से जो भी एक चोट खाया हुआ शरीर होता है उसे सही करने का तरीका क्या है. Here is the major character, that is Tyresis. जो Tyresis है वो रिप्रेजेंट करता है वॉइस कॉलिंग फॉर रेस्टोरेशन. Tyresis एक कैरेक्टर है जो बाइसेक्सुअल है, और इसके अंदर वो लोगों को आवाज लगाता है कि आपको जो है वो रेस्टोरेशन, यानी कि आपको शांति, मेंटल पीस जो है वो आपको कैसे मिल सकता है. सो दैट इज फॉर टुडे. लर्न दिस एंड यू कैन सी द डिटेल्स. सो वी विल कंटिन्यू टुमारो फॉर द सेम. थैंक यू फॉर टुडे.